महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव समेत सारी बड़ी अपडेट इस के सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर में आपको बताएंगे क्या भारतीय जनता पार्टी दलित समाज के एकता को खत्म करना चाहती है। बताएंगे आपको दलित समाज के अंदर फूट डालने की एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है दोस्तों। इसी के साथ में मायावती ने बीजेपी को जमकर निशाने पर लिया है। इसी के साथ में बताएंगे कांग्रेस पार्टी ने क्या प्रतिक्रिया दी है और इसी के साथ में क्या भाजपा के आंतरिक सर्वे में बीजेपी को चुनाव में मिल रही थी हार, इसीलिए चुनाव को टालने पहुंची है भारतीय जनता पार्टी। बड़े नेता ने बड़ा दावा किया है। वहीं पर दोस्तों वोटर लिस्ट के अंदर भी गड़बड़ झाले का बड़ा मामला सामने आया। विपक्ष के लोग पहुंच गए चुनाव आयोग और इसी के साथ में झारखंड के अंदर सीटों के बंटवारे की घोषणा करते ही भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से कई सारे नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि दलित समाज को बांटने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए हरियाणा के अंदर वर्गीकरण को इजाजत दी गई है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए दोस्तों कि कौन दलित विरोधी है। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शपथ लेने के अगले ही दिन आरक्षण को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग में तय किया गया है कि अनुसूचित जाति के आरक्षण में उपवर्गीकरण किया जाएगा, यानी सब कैटेगराइजेशन किया जाएगा। पहली कैबिनेट की मीटिंग में ही यह फैसला ले लिया गया है और बीते दिन से ही लागू कर दिया गया है दोस्तों। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एससी कैटेगरी के अंदर जो आरक्षण मिलता है उसके अंदर भी अलग अलग कैटेगरी में आरक्षण दिए जा सकते हैं, यानी एससी समाज के अंदर आने वाले लोगों को अलग अलग तरीके से आरक्षण दिया जा सकता है, वर्गीकरण किया जा सकता है, यानी कोटा के अंदर भी कोटा बनाने की इजाजत कोर्ट की ओर से दी गई थी। और अब भारतीय जनता पार्टी के लोग पलटी मारते हुए हरियाणा के अंदर अनुसूचित जाति को मिलने वाले आरक्षण के अंदर अलग अलग कैटेगरी बना रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले जब दिल्ली के अंदर जोरदार विरोध हुआ था और लोगों ने प्रदर्शन किए थे, भारत बंद का ऐलान किया था, उसके बाद बीजेपी की केंद्र सरकार ने कहा था कि वो इस वर्गीकरण का विरोध करते हैं, लेकिन अब अचानक से भाजपा ने पलटी मारी है दोस्तों। एक तरीके से एससी समाज के लोगों को विभाजित करने का यह पूरा मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें कि जैसे ही यह जानकारी बसपा सुप्रीमो को मिली तो उनकी ओर से पोस्ट किया गया। उन्होंने कहा कि हरियाणा की नई सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार एससी समाज के आरक्षण में वर्गीकरण को लागू करके अर्थात आरक्षण कोटे के भीतर कोटे की नई व्यवस्था करने का फैसला दलितों को फिर से बांटने और आपस में लड़ाने का एक षड्यंत्र है। ये दलित विरोधी ही नहीं बल्कि घोर आरक्षण विरोधी निर्णय है। मायावती ने आगे लिखा कि हरियाणा सरकार को ऐसा करने से रोकने के लिए बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के आगे नहीं आने से यह साबित हो गया है कि कांग्रेस पार्टी की तरह भारतीय जनता पार्टी भी आरक्षण को पहले निष्क्रिय व निष्प्रभावी बनाने और अंततः इसे समाप्त करने की षड्यंत्र रच रही है, जो घोर अनुचित है और बीएसपी इसकी घोर विरोधी है। वास्तव में जातिवादी पार्टी के द्वारा एससी एसटी व ओबीसी समाज में फूट डालो राज करो व आरक्षण विरोधी षड्यंत्र आदि के विरुद्ध संघर्ष का ही नाम बीएसपी है। इन वर्गों को संगठित व एकजुट करके उन्हें शासक बनाने का हमारा संघर्ष लगातार जारी रहेगा। यानी दोस्तों जिस दलित समाज के लोगों को एकजुट करने के लिए काशी राम ने कई सारी यात्राएं की थी और एक बड़ा संगठन बनाया था, सबको संगठित रहने के लिए कहा था, उनको फिर से डिवाइड करने का ये एक पूरा षड्यंत्र है। बीएसपी की ओर से पूरे मामले पर मोर्चा खोला गया है। कांग्रेस पार्टी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है और भारतीय जनता पार्टी को आरक्षण विरोधी बताते हुए निशाना साधा है। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक ये पूरी अपडेट पहुंचे दोस्तों। वहीं पर कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र के अंदर महायुति सरकार ने बुनियादी ढांचे से जुड़ी कुछ परियोजनाओं में चंदे के बदले कुछ कंपनियों को लाभ पहुंचाया है, जिससे करदाताओं का कम से कम 10,903 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह दावा भी किया है कि चुनावी बॉन्ड के बाद यह एक और महा घोटाला है। रमेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि महाराष्ट्र में महायुति सरकार ने चुनावी चंदे के बदले में इंफ्रास्ट्रक्चर टेंडर में कुछ कंपनियों को विशेष अधिकार दिया है, जिससे करदाताओं को कम से कम 10,903 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जयराम रमेश की ओर से डिटेल में जानकारी भी दी गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के मीडिया विभाग के नेता पवन खेड़ा की ओर से भी बताया गया है कि महाराष्ट्र में ऐसा ही एक कांड हुआ है जिसमें 10,000 करोड़ रुपए की डकैती खुद महायुति सरकार ने कराई है। ये 10,000 करोड़ रुपए महाराष्ट्र की जनता के हैं जो सरकार को कर के रूप में दिए गए थे। उन्होंने कहा कि पहले चंदा दो फिर धंधा लो की योजना चल रही थी, जिसे उच्चतम न्यायालय ने रोक दिया है। जब से न्यायालय ने इनकी योजना को रोका है तब से पैसे बटोरने की नई नई योजनाएं बनाई जा रही है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से कई और गंभीर सवाल खड़े किए गए। साथ साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव टलवाने के लिए पहुंची भारतीय जनता पार्टी पर अखिलेश यादव निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी अयोध्या में कई बार गए, उन्होंने इंटरनल सर्वे कराया जिसमें उनको लगा कि हार रहे हैं, इसलिए जानबूझकर चुनाव नहीं करवाए अयोध्या के मिल्कीपुर में और चुनाव टलवाने की भी कोशिश की जा रही है। साथ साथ दोस्तों दक्षिण पंथी यानी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाले लोगों के लिए एलन मस्क एक ऐसे बिजनेसमैन है जिनकी वो तारीफ करते रहते हैं, क्योंकि एंटी मुस्लिम और ट्रंप के समर्थन में नजर आते हैं। एलन मस्क कई बार डोनाल्ड ट्रंप के इमिग्रेशन को लेकर दिए गए बयानों का भी समर्थन करते रहते हैं दोस्तों, यानी लोगों को अमेरिका से बाहर निकालने की बात का समर्थन करते रहते हैं। अब उसी बिजनेसमैन एलन मस्क की ओर से एक बयान आया है। एलन मस्क कहते हैं कि ईवीएम का इस्तेमाल चुनावों के दौरान नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं कि क्योंकि ईवीएम में कोडिंग का इस्तेमाल किया जाता है जिसे हैक किया जा सकता है और ये चुनावी प्रक्रिया के लिए एक सबसे घातक चीज हो सकती है। उन्होंने कहा है कि इसका इस्तेमाल करने की जगह बैलेट पेपर को वापस लेकर आना चाहिए। सवाल यह है कि जो भक्त है जो दिन रात एक ही पार्टी एक ही नेता का गुणगान गाते रहते हैं, जिनके ये
सबसे प्यारे बिजनेसमैन भी है, तो क्या वो लोग एलन मस्क की बात मानेंगे और भारत के अंदर भी ईवीएम बैन कराने की बात कहेंगे? अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ईवीएम को लेकर एलन मस्क का ये बयान उन लोगों के लिए करारा तमाचा है जो लोग ईवीएम के समर्थन में खड़े होते हैं और उन्हें टेक्नोलॉजी का कुछ ज्ञान नहीं होता। साथ साथ अमेरिका में क्या फिर से बज रहा है मोदी का डंका? आपको बता दें कि मीडिया में ये परसेप्शन है कि देश भर के अंदर, दुनिया भर के अंदर भारत का डंका बज रहा है, लेकिन उस परसेप्शन को फिर से एक तगड़ा झटका तब लगा जब अमेरिका के सबसे फेमस अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया है कि कनाडा देश के अंदर खालिस्तानी समर्थक पन्नू की हत्या करवाने के प्रयास में भारत के रॉ एजेंटों के साथ दो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और भारत के गृह मंत्री अमित शाह का नाम सामने आया है। यानी अमित शाह पर बाहर के देशों में हत्या कराने के आरोप लगे हैं। कनाडा की पुलिस के पास पुख्ता सबूत है, ये दावा किया गया है। अमेरिका ने यहां तक कि भारत के रॉ एजेंट को वांटेड बता दिया है, यानी अमेरिका के अंदर गिरफ्तारी करने के लिए वारंट जारी किया गया है। दोस्तों कुल मिलाकर इससे क्या भारत की छवि खराब नहीं होती? है बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का दावा है कि ये गलत आरोप है, लेकिन अमेरिका भी बार बार इस तरीके के आरोप लगा रहा है, तो फिर इससे क्या दुनिया भर के अंदर भारत की छवि खराब नहीं होगी? और वैसे भी अमित शाह अपने पुराने कर्मों को लेकर काफी ज्यादा बदनाम रहते हैं, चाहे गुजरात के अंदर एनकाउंटर और बाद में उनको महाराष्ट्र की कोर्ट के द्वारा तड़ीपार करने का मामला हो। सवाल काफी गंभीर है, इसका जवाब आपको लगता है क्या बीजेपी के लोग हिम्मत जुटा पाएंगे देने का? लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। और अमेरिका के आरोप पर क्या आपकी राय है? लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ झारखंड के विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए गठबंधन के अंदर सीटों का बंटवारा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी 68 सीटें लड़ेगी और आजसू पार्टी को 10 सीटें दिया गया है चुनाव लड़ने के लिए। जनता दल यूनाइटेड 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी, एक चिराग पासवान की पार्टी को सीट दिया गया है चुनाव लड़ने के लिए। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी बिहार की तरह यहां भी अलायंस रखना चाहती है और इसीलिए 10 सीटें आजसू को दिया गया है। सवाल यह है कि आजसू पार्टी जो कई सालों से बीजेपी के साथ में मिलकर काम कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसका सम्मान नहीं करती, तो फिर वो अलग हो जाते हैं, फिर वापस आ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए। क्या बीजेपी इस बार उनका सम्मान करेगी? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। इसी के साथ में महाविकास अघाड़ी गठबंधन के नेताओं ने शुक्रवार को आरोप लगाया है कि आगामी महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची से विपक्षी दलों की ओर से झुकाव रखने वाले मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, यूबीटी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दावा किया है कि निर्वाचन आयोग के कामकाज में कोई पारदर्शिता नहीं है और इसके अधिकारी सत्ताधारी दल के दबाव में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन निर्वाचन आयोग के समक्ष ये मुद्दा उठाएगा। महाविकास अघाड़ी गठबंधन के लोग पहुंचे भी हैं। उनका आरोप है कि निर्वाचन आयोग के फॉर्म 7 के तहत विभिन्न कारणों से मतदाता सूची से नाम हटाए जाते हैं, लेकिन इसके तहत विपक्षी दलों की ओर झुकाव रखने वाले मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है। पटोले ने कहा कि कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी एसपी की तरफ झुकाव रखने वाले लोगों के साथ ऐसा किया जा रहा है। आपकी क्या राय है दोस्तों? लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लोग तक शेयर कीजिएगा। साथ साथ आजसू पार्टी के पूर्व विधायक उमाकांत रजक ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी 68 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और अपने सहयोगी पार्टी आजसू को 10 सीटें दी गई है। इससे नाराजगी व्यक्त की है पूर्व विधायक आजसू पार्टी के उमाकांत रजक ने और उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए कदम बढ़ा लिया है। दोस्तों उनको चंदन कियारी से मैदान में उतारा जा सकता है। बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी से उनका मुकाबला हो सकता है। आजसू पार्टी कई सारी सीटों पर कॉम्प्रोमाइज कर रही है क्योंकि बीजेपी के साथ अलायंस में जस्ट ऐसे रहना है। साथ साथ दोस्तों बाबा सिद्दीकी की हत्यारे कई सारे आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में बिश्नोई गैंग के शूटर का प्रेस कॉन्फ्रेंस होना एक बड़ा विवाद बन गया है। आपको बता दें कि बिश्नोई गैंग के एक शूटर को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन मीडिया वाले ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जैसे बहुत बड़ा अभिनेता हो या फिर कोई युद्ध जीत कर आया हुआ हो और उससे बयान दिलवाए जा रहे हैं। वो कहता है कि बाबा सिद्दीकी कोई अच्छा आदमी नहीं था। इस पर लोगों ने निशाना साधते हुए कहा कि हत्यारे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अब मोदी जी को भी कर लेनी चाहिए। यानी इतने साल से नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, लेकिन मीडिया वाले ऐसा अरेंजमेंट कर रहे हैं कि बिश्नोई गैंग के हत्या के आरोपियों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दिया जा रहा है। आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या यह सही बयान दिया गया है? लिखकर जरूर बताएगा। साथ जीतन राम मांझी बोले, कहा 13-14 करोड़ की जनसंख्या है बिहार की, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। सिर्फ बिहार की बात नहीं है, अन्य जगह से भी इसी तरीके की बात सामने आती है। दरअसल दोस्तों ये बातें अगर वो किसी नॉर्मल घटना को लेकर बोलते तो फिर लोगों को समझ में आता कि ठीक है एक नॉर्मल बयान है, लेकिन उनका ये जो बयान आया है वो बिहार में जहरीली शराब से मरने वाले लोगों को लेकर आया है। यानी असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा दिखाते हुए उन्होंने सबसे अनुपयोगी बयान दिया है। जीतन राम मांझी की ओर से ये जो बयान दिया गया है दोस्तों, और लोगों की मौत का मजाक उड़ा रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है? लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि विपक्ष के किसी नेता का अगर ये बयान गलती से भी आ गया होता या उसका कुछ मतलब ऐसा निकल रहा होता, तब तक मीडिया वालों ने कई सारे प्रोग्राम करने की लाइन लगा दी होती। साथ साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बहराइच में पिछले दिनों हुई सांप्रदायिक हिंसा को जानबूझकर कराई गई घटना करार देते हुए डिवाइड एंड रूल के आधार पर काम कर रही है राज्य की योगी सरकार, ये निशाना साधा है बीजेपी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि बहराइच हिंसा के 5 आरोपियों को पुलिस से हुई कथित मुठभेड़ में गिरफ्तार किए जाने पर सवाल खड़ा करते हुए कि सरकार ने प्रदेश की पुलिस को बिगाड़ दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस का ये तौर तरीका बन गया है, जब कभी जांच होगी तो बहुत से दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और उन्हें जेल भेजना पड़ेगा। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर दोस्तों? लिखकर जरूर बताएगा। साथ
साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर की ओर से झारखंड के चुनाव में एक के बाद एक कई सारे ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं दोस्तों। हर दिन ऐसी खबर दी जा रही है जिससे लग रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक मजबूत चुनाव लड़ रही है। यही बड़ा कारण है कि मिथिलेश ठाकुर के करीबियों पर की गई छापेमारी ईडी के द्वारा सवालों के घेरे में है कि क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा के सबसे बड़े नेताओं को टारगेट करने के प्रयास किए जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों उन्होंने एक और बड़ी खबर दी है। उन्होंने बताया है कि खुशहाली वाली खबर आई है, झारखंड मुक्ति मोर्चा को फिर से भारी संख्या में लोगों का समर्थन मिला है। गढ़वा की खुशहाली के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के संकल्प के साथ रंका में बड़ी संख्या में लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार में आने के लिए अभिवादन, यानी लगातार पार्टी में ज्वाइनिंग करवा रहे हैं मिथिलेश कुमार ठाकुर और बीजेपी के सामने जबरदस्त चुनाव में फाइट पेश की जा रही है। साथ साथ दोस्तों गुरमीत राम रहीम के खिलाफ बेअदबी का मामला चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 9 साल पुराने बेअदबी के मामले को लेकर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि हरियाणा के चुनाव से पहले गुरमीत राम रहीम को जेल से छोड़ दिया गया था, लेकिन अब बेअदबी के मामले को लेकर जो ट्रायल चलेगा, क्या उसमें कोई सजा मिल पाएगी या फिर वही राजनीतिक समर्थन मिलेगा जो अभी तक मिलता आया है। और बड़े बड़े केस से जब मुक्ति मिल गई तो बेअदबी के मामले को लेकर भी हो सकता है कि कोई कार्रवाई ना होने दी जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या देश के अंदर कानून इतने सख्त नहीं है कि कठोर कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ हो सके। साथ साथ अन्ना आंदोलन के दौरान अरविंद केजरीवाल के साथी रहे डॉक्टर मुनीश कुमार रायजादा ने चुनाव लड़ने की घोषणा की है। भारतीय लिबरल पार्टी यानी बीएलपी के अध्यक्ष रायजादा ने आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बीएलपी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर मुनीश कुमार रायजादा दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और अन्ना आंदोलन के दौरान वॉलंटियर के तौर पर काम कर चुके हैं। रायजादा आम आदमी पार्टी बनने और पहली बार दिल्ली में सत्ता में आने के लंबे समय तक अरविंद केजरीवाल से जुड़े रहे हैं। सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ऐसे लोगों को आगे किया जा रहा है, क्योंकि भारतीय लिबरल पार्टी बनाकर वो चुनाव जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को कमजोर करने के लिए अब तैयारियां की जा रही हो, क्योंकि दिल्ली में अब चुनाव होने वाले हैं। साथ साथ चंपई सोरेन दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से बैठक करने के लिए पहुंच रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड के अंदर अनाउंसमेंट कर दिया कि बीजेपी को 68 सीटों पर चुनाव लड़ना है, बाकी आजसू और अन्य लोगों को दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि चंपई सोरेन को अपनी पार्टी में बीजेपी लेकर जरूर आ गई थी और उनको जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी भी दे दी गई थी ताकि वो एक बड़े नेता के तौर पर नजर आए, और उनको कई जगह पर कार्यक्रम करवा के पार्टी अपने पक्ष में माहौल भी बना रही थी। लेकिन अब चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं पर दबाव बनाने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। दोस्तों बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ उनकी बैठक होने वाली है, लेकिन बैठक से पहले ऐसा लग रहा है कि उनको इशारा किया गया है कि उनकी ज्यादातर मांगों को ठुकरा दिया जाएगा। फिर वो सोशल मीडिया पर दिल्ली जाने से पहले कहते हैं कि यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। इस तरीके का बयान देकर उन्होंने संकेत दे दिए हैं कि अब वो उड़ान लेने के लिए तैयार है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी में उनकी बात नहीं बनी है और वो आसमान की तरफ उड़ना चाहते हैं? क्या बीजेपी से अलग होकर ज्यादातर सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि खुद के लिए और अपने बेटे के लिए सीट तो मांग ही रहे होंगे, लेकिन अगर 2 सीटें बीजेपी उनको नहीं देती तो फिर क्या वो आसमान में खुद उड़ेंगे? ये बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि उनके बयानों से ऐसा लग रहा है। साथ साथ ईसा फाउंडेशन के सतगुरु के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कोर्ट के अंदर कई सारे मामले दर्ज किए गए थे। कई लोगों ने कहा था कि सतगुरु के द्वारा बच्चों को भटकाया जा रहा है और उन्हें किडनैप किया जा रहा है। इसके बाद सतगुरु के आश्रम में छापेमारी करने के लिए भी पुलिस गई थी। बाद में कोर्ट की ओर से इस पूरे मामले पर सतगुरु को राहत देते हुए केस को खारिज कर दिया गया है। दोस्तों इस पर लोगों ने कहा कि याद कीजिए कि किस तेजी से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देकर सारे मामले को अपने पास ले लिया और इनको राहत दे दी गई। फिर बाकी तमाम बहुत जरूरी मामलों में कोर्ट का रवैया देखिए, उसी से लगता है कि दाल में कुछ काला है। सवाल तो पूछे जा रहे हैं क्योंकि अन्य हजारों लाखों ऐसे मामले पड़े हैं जिस पर कोर्ट संज्ञान नहीं लेता, लेकिन ऐसे मामले पर जरूर संज्ञान ले लेते हैं। ऐसी क्या बात आ गई कि अचानक से संज्ञान लेना पड़ा और केस को खारिज कर दिया गया। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बहराइच में दुर्गा विसर्जन के दौरान हिंसा और उसके बाद एनकाउंटर के मामले को लेकर कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं बल्कि रूल ऑफ गन चल रहा है। उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से संविधान विरोधी चीजें की जा रही है। ओवैसी ने कहा कि नेटफ्लिक्स फिल्म जैसा बताया जहां कानून के बजाय बंदूक की भाषा बोली जा रही है, यानी जो फिल्में होती हैं उस तरीके का माहौल बना हुआ है। यूपी सरकार की पॉलिसी संविधान के खिलाफ है। योगी सरकार को रूल ऑफ लॉ से सरकार चलानी चाहिए, ना कि रूल ऑफ गन के जरिए सरकार चलानी चाहिए। योगी सरकार संविधान विरोधी है। कल जो एनकाउंटर हुआ वो पूरी तरीके से फिल्मी था, जैसा कोई नेटफ्लिक्स की फिल्म चल रही हो। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ जो किसान पराली जलाते हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज की जानी चाहिए। यह हरियाणा सरकार की ओर से आदेश जारी किया गया है। उनके कृषि रिकॉर्ड में रेड एंट्री की जानी चाहिए ताकि वे अगले 2 सीजन के दौरान ई खरीद पोर्टल के माध्यम से मंडियों में अपनी फसल ना बेच सके। हरियाणा के कृषि विभाग की ओर से ये जो आदेश जारी किया गया है दोस्तों, ये काफी गंभीर है। आपको बता दें कि किसानों को ई मंडी से दूर करने की कोशिश की जा रही है। इसका मतलब वो ऑनलाइन जो सरकार का पोर्टल होता है उसके माध्यम से अपने सामान को बेच नहीं पाएंगे, उनको MSP नहीं मिल पाएगी। तो काफी गंभीर मामला है। अगर आप भी मानते हैं कि किसानों को पराली जलाने पर दंडित करने से पहले सरकार को उनके लिए वैकल्पिक सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में आम आदमी
पार्टी का नेता सत्येंद्र जैन को मिली है जमानत। 18 महीने के बाद जेल से बाहर आएंगे सत्येंद्र जैन। 18 महीने लगातार जेल में रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भी जेल से बाहर आ चुके हैं और आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी जेल से बाहर है। साथ साथ जस्टिस संजीव खन्ना देश के अगले चीफ जस्टिस होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने केंद्र सरकार को उनके नाम की सिफारिश भेजी है। उन्हें लेकर कई सारी बातें हैं दोस्तों। पहली बात यह है कि उन्होंने कई मामलों को देखा है। जो सबसे गंभीर मामले रहे हैं उसमें जस्टिस खन्ना ने 2024 में समलैंगिक विवाह पर 52 रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई की थी, लेकिन सुनवाई से पहले जस्टिस संजीव खन्ना ने खुद को केस से अलग कर लिया था। जस्टिस खन्ना की बेंच ने ही पूर्व दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बेल दे दिया था। अरविंद केजरीवाल को एक बार अंतरिम बेल दी गई थी, बाद में उन्हें नियमित बेल दे दी गई। वीवीपैट का 100% वेरिफिकेशन इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम अनुच्छेद 370 निरस्त करने वाली पीठ में जस्टिस संजीव खन्ना भी शामिल थे। जस्टिस खन्ना आने वाले दिनों में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं दोस्तों। तो फिर आप लोग समझ सकते हैं कि बैलेट पेपर को लेकर, ईवीएम को लेकर जो उनका रवैया था उससे लग नहीं रहा कि देश के अंदर ईवीएम के खिलाफ कोई फैसला आएगा और देश वापस से बैलेट पेपर की ओर आगे बढ़ेगा। आपकी जो भी राय हो और क्या उम्मीद करते हैं आने वाले जस्टिस खन्ना से, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों जिशान सिद्दीकी ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है। मुलाकात में अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल और वरिष्ठ पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। इस मुलाकात का उद्देश्य परिवार को जांच के बारे में जानकारी देना था। उप मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठक हुई है दोस्तों। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का टिकट दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के भाई, बहन और भतीजे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है दोस्तों। कर्नाटका से जुड़ी बड़ी अपडेट है। आपको बता दें कि कई सारे बीजेपी के लोग कर्नाटका में बताते हैं कि प्रहलाद जोशी अपने लोगों को केवल आगे करते हैं और अब टिकट बेचने के गंभीर आरोप लगे हैं दोस्तों। जो भी आपकी राय हो लिखकर जुटाएगा। साथ साथ रणदीप सुरजेवाला बोले, कहा हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के पहले ही दिन किसान की एमएसपी खत्म करने का फरमान जारी हुआ है। एफआईआर अलग से दर्ज की जाएगी। बीजेपी को वोट न देने की सजा दी जा रही है। सीएम नायब सिंह सैनी को लेकर हमारे 7 बड़े सवाल है। पहला ये कि क्या एमएसपी की गारंटी को खत्म करने का यह सीधा षड्यंत्र नहीं है। दूसरा ये कि 2 साल तक एमएसपी पर खरीद ना करने का क्या औचित्य है। तीसरा ये कि पराली ना जलाने का क्या विकल्प है। कितने किसानों को हैप्पी सीडर मशीनें दी गई है। हैप्पी सीडर वो मशीनें होती है दोस्तों जिससे फसलों को इतना छोटा काटा जाता है कि उसे फिर जलाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। सवाल यह है कि क्या किसानों को हैप्पी सीडर जैसी मशीनें उपलब्ध कराई गई है। जवाब है बिल्कुल नहीं। 2-4-5% किसानों के पास ये हैप्पी सीडर मशीनें होंगी तो इसका मतलब उनको अपनी अगली फसल की तैयारी करने के लिए आग लगानी पड़ेगी, क्योंकि सबसे आसान तरीका होता है, सबसे सस्ता तरीका होता है किसानों के लिए आग लगाकर अपनी बची हुई फसल को नष्ट करने का, ताकि अगली फसल को लगाया जा सके, पराली को जलाया जा सके। लेकिन अगर सरकार ने उनके लिए हैप्पी सीडर मशीनें उपलब्ध नहीं कराई है तो ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि सरकार एक तो स्कीम का फायदा नहीं पहुंचा रही है, मशीनें नहीं पहुंचा रही है, और दूसरा एफआईआर दर्ज करने की धमकी दी जा रही है और 2 साल तक खरीद नहीं की जाएगी। ये अलग तरीके की धमकी दी जा रही है। 50% सब्सिडी देने के बाद भी किसानों को हैप्पी सीडर मशीन का 80,000 रुपए देना पड़ता है। किसान ये पैसा कहां से लाएगा। आपकी क्या राय है लिखकर जुटाएगा। साथ साथ दोस्तों शक्ति अभियान की मीटिंग में पहुंचे राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी महिला मोर्चा की नेत्रियों के द्वारा इस बैठक का आयोजन किया गया था जिसमें राहुल गांधी भी पहुंचे हैं और वुमेन एम्पावरमेंट पर उन्होंने कई सारी बड़ी बातें कही है। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों कर्नाटका के अंदर मूडा का एक बड़ा स्कैम हुआ है, यह दावा किया गया है। इस पर लगातार जांच को मंजूरी देकर भारतीय जनता पार्टी के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ कार्रवाई के साफ संकेत दे दिए थे दोस्तों। और आपको पता है क्योंकि कर्नाटका के अंदर यह पूरा मामला है और कांग्रेस पार्टी की बहुमत की सरकार चल रही है, तो ईडी के 12 अधिकारियों की एक टीम बनी है। शुक्रवार को बीते दिन कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले के बाद अब ऑफिस में छापेमारी की गई है। ईडी ने मूडा के ऑफिस में छापेमारी की है। मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसे मूडा कहा जाता है उसके कमिश्नर रघुनंदन और स्पेशल ऑफिस में तलाशी की है दोस्तों। बताया जा रहा है कि एजेंसी कुछ दस्तावेज भी जब्त कर चुकी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एजेंसी घोटाले में शामिल सभी अधिकारियों की जांच कर रही है। मूडा के चेयरमैन के मारी गौड़ा के इस्तीफे के बाद ऐसा हो रहा है। कुल मिलाकर ईडी की टीम ने जो ये कार्रवाई करनी शुरू कर दी, ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे करके मामला कहां तक पहुंचेगा और दिल्ली की तरह किसको जेल में भेजने की कोशिश की जाएगी। और कर्नाटका के चुनाव से पहले ये तैयारी की जा रही है कि साथ साथ बाबा सिद्दीकी के मर्डर के मामले को लेकर 6 दिन के बाद सलमान खान को जान से मारने की फिर धमकी दी गई है। ये धमकी मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम के व्हाट्सएप मैसेज के जरिए दी गई है दोस्तों। धमकी देने वाले व्यक्ति ने अपने आप को लॉरेंस गैंग का मेंबर बताया है। मुंबई पुलिस के मुताबिक धमकी भरी मैसेज मिली है और लिखा गया है कि इसे हल्के में मत लीजिएगा। सलमान खान को जिंदा रहना है तो उसे लॉरेंस से दुश्मनी खत्म करनी होगी, तो उसे 5 करोड़ रुपए देने होंगे। अगर पैसे नहीं मिलते तो सलमान खान का हाल सिद्दीकी से भी बुरा होगा। मुंबई पुलिस मैसेज भेजने वाले को ट्रैक कर रही है। सलमान के करीबी और एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर को हत्या कर दी गई थी दोस्तों। और उसके बाद फिर से सलमान खान के लिए धमकी भरे लेटर पुलिस को भेजा जा रहा है। यानी आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार चल रही है और अभिनेता सलमान खान जो देश भर के अंदर पॉपुलर है, उनको लेकर बार बार धमकियां दी जा रही है। क्या मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस का कोई खौफ नहीं है अपराधियों में जो इस तरीके की धमकियां दिन दहाड़े दे रहे हैं? आपकी क्या राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। इस तरीके की धमकी देने वालों लोगों का हौसला कौन बढ़ा रहा है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर 288 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के नतीजे किस तरीके के रहेंगे, आपकी क्या एनालिसिस है? और झारखंड का ही बताइएगा कि क्या सीटों का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है सही किया गया है या फिर कुछ और तरीका हो
हो सकता था। और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी आज झारखंड जाने वाले हैं, तो आपको क्या उम्मीद है? हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा वीडियो को मिले तो शेयर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।